चलिए अगला टॉपिक है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट आपको भी पता था कि ये हमारे राष्ट्र के प्रथम व्यक्ति होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये आपका स्क्रीन पे फोटो भी दिखाई दे रहा होगा, जो अभी तक जो जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में। तो इसका बेसिक जानकारी हम राष्ट्रपति के बारे में ले लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे एक ऐसे राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल 2 बार रहा, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल के लिए के चुने गए थे, उसको ध्यान रखें। दूसरी बात है, हमारे यहाँ पे 2 व्यक्ति क्या है, उपराष्ट्रपति रहे हैं और वो राष्ट्रपति के कार्य किए। और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी क्या है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। तो कुल मिला के 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, जो राष्ट्रपति की मृत्यु वगैरह होने के बाद या इस्तीफा देने के बाद जो बनते हैं यानी राष्ट्र के। क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश के प्रमुख है, इसे देखिए प्रमुख का पद कभी खाली नहीं होना चाहिए। अभी देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 52 से लेके 62 के जो आर्टिकल है, इसमें राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। 52 से लेके जो 62 आर्टिकल है, उसमें क्या है, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में। और जो हमारे प्रेसिडेंट है, इनके देखिए क्या होता है, इनका कार्यकाल आपको पता है कि 5 वर्ष के लिए होता है। और इनका जो इलेक्शन होता है, देखिए इनका इलेक्शन कैसे होता है, इससे पहले समझ, तो इनका इलेक्शन तो अगर हटके होता है। इनका इलेक्शन देखिए नॉर्मल जो इलेक्शन होता है वैसा नहीं होता इनका इलेक्शन। नॉर्मल देखिए अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा जिनको वोट मिलता है वही क्या होता है, सिलेक्ट होता है। लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट के चुनाव में क्या होना चाहिए, पहली बात क्या होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं उसमें 51% जो वोट वैल्यू होता है, जो मत मूल्य होता है, वो एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। कितना होना चाहिए, 51% क्या होगा, जो वोट वैल्यू होता है, जो मत मूल्य होता है, वो होना चाहिए। अब बोलो ये मत मूल्य या वोट वैल्यू क्या होता है, पहले इसको समझिए। ठीक है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक राज्य का निकाल लेते हैं। जैसे मान लो उत्तराखंड का अगर हमें निकालना है, तो उत्तराखंड के जितने भी टोटल पॉपुलेशन जितना है, मान लो उत्तराखंड में 1 करोड़ पॉपुलेशन, तो 1 करोड़ जो पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन है, उनमें कितने यहाँ पे विधायक है, यानी एमएलए कितने हैं उत्तराखंड में। एमएलए में कितना है, 76 एमएलए है। और इनको 1,000 से क्या है, सॉरी 1,000 से डिवाइड करते हैं। इसको 1,000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1,000 से डिवाइड करने पर जितना भी वैल्यू आएगा, उसको क्या कहेंगे, एक जो एमएलए है उस एमएलए का मत मूल्य निकलेगा। आप बोलेंगे कि सभी राज्य के एमएलए का मत मूल्य बराबर होता है, नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता, देखिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है, जनसंख्या है, तो वहां के जो विधायक होंगे या एमएलए होंगे। अच्छा, आपको वॉइस नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा आपका वॉल्यूम बड़ा ज्यादा कर लीजिएगा, या तो क्या करिए, एक बार आप क्विट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, कभी कभी हो जाता है ऐसे। ठीक है, अगर ऐसे होता है पहले एक तो वॉल्यूम बढ़ा के देखिएगा, नहीं तो एक बार फिर से क्या होता है, उसको बाहर निकलिए और फिर रिज्वाइन कर लीजिए। तो ऐसे हो जाता है कि कभी कभी होता नहीं है, मौसम वगैरह में दिक्कत होता है, तो ये सारी चीज क्या नहीं लगता है। अगर और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिए। देखिए अभी हम बोले कि मत मूल्य या वोट वैल्यू की बात बोले, ठीक है, अलग अलग जो राज्य होते हैं ना, उनके जो एमएलए होते हैं, एमएलए जिसको हम सामान्य भाषा में विधायक कहते हैं, जैसे उत्तराखंड में कितना है, 70 है, 70 है, आप लोग जानते हैं। तो उनके मत मूल्य अलग अलग होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि पॉपुलेशन हर स्टेट के अलग अलग होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नागालैंड में पॉपुलेशन बहुत कम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम पॉपुलेशन है। तो वहां पे विधायकों की संख्या भी तो कम होंगे और जनसंख्या कम होंगे, तो उसका मत मूल्य क्या कम होगा।
तो मत मूल्य क्या होगा, मत मूल्य के आधार पर क्या होता है, अलग अलग एमएलए का मत मूल्य है। और एक बार ध्यान और दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी राज्य है उनके जितने भी एमएलएज है उनका मत मूल्य जितना होगा, टोटल जो एमएलएज होता है, टोटल जितने एमएलएज है इनके जो मत मूल्य होंगे, और ये टोटल क्या होंगे, टोटल एमपी जितने होंगे उनके मत मूल्य बराबर होना चाहिए। एमपी का मतलब होता है हमारे संसद में जो बैठते हैं, इसमें लोकसभा के सदस्य होंगे और इसमें राज्यसभा के सदस्य, इनको हम एमपीज कहेंगे, और राज्य में जितने होंगे उसको एमएलएज कहेंगे। तो एमएलए का जितना भी मत मूल्य होंगे तो उनका, आप एमएलए का अगर मत मूल्य अगर 1000 हुआ मान लेते हैं, तो उनको क्या है, हमारे जितने भी लोकसभा राज्यसभा के जितने भी मेंबर है उनसे क्या होगा, उनको क्या डिवाइड कर देंगे, उससे क्या होगा, एक लोकसभा के जो एमपी है उनके मत मूल्य निकल जाएंगे। समझिएगा, तो ये बात ध्यान रखिए कि मत मूल्य क्या होता है, एमएलए के मत मूल्य अलग अलग होता है, लेकिन एमपी जो होते हैं ना, एमपी मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जैसे उत्तराखंड में 5 एमपी है, तो उनके मत मूल्य पूरे भारत के अनुसार एक है। लेकिन उत्तराखंड के एमएलए का जितना मत मूल्य होंगे यूपी से कम होंगे, हो सकता है नागालैंड से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें भाग कौन कौन लेंगे, देखिए भाग कौन होंगे, जो भी हमारे संसद के सदस्य होते हैं, जिसको हमको हमने क्या बोला, एमपीज बोले, और जितने भी स्टेट के जो एमएलए होते हैं, ये निर्वाचित जो होंगे, नहीं इलेक्टेड होना चाहिए, जो इलेक्टेड सदस्य होंगे ये इनके माध्यम से क्या होगा, जो जितने भी इलेक्टेड होंगे यही क्या होगा, चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ एमपीज और क्या है, एमएलए क्या होता है, अपॉइंटमेंट किया जाते हैं, मनोनीत की जाती है, तो मनोनीत करने वाले जो एमपी या एमएलए होंगे वो क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में एक एंग्लो इंडियन को क्या होता है, मनोनीत की जाती है। फिर हमारे राज्य सभा में क्या होता है, 12 मेंबर को, 12 मेंबर को क्या होता है, अपॉइंटमेंट किया था राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जो इलेक्टेड होंगे वही कर सकते, क्या कर सकते हैं, इलेक्टेड जो होंगे वही इसमें पार्टिसिपेट नहीं। अब देखिए, अब इनमें वोटिंग होगा भाई, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या गणतंत्र है, हम रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक में क्या होगा, हमारे जो हेड ऑफ द नेशन होंगे उनका क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। तो हेड ऑफ द नेशन कौन है, राष्ट्रपति है, तो उनका क्या होगा, चुनाव होगा। अब चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, एमपीज और एमएलए इलेक्टेड, जो इलेक्टेड एमपीज और एमएलए होंगे वही भाग लेंगे। अब देखिए सामान्यतः क्या होता है कि जितने भी लोग खड़े होते हैं उनके लिए क्या होगा, उनमें लोग वोट देते हैं, जिनको ज्यादा मिलते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में एक व्यक्ति को 51% आना ही पड़ेगा। अगर 51% नहीं होंगे तो वो क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव रद्द हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव है, ए व्यक्ति, बी व्यक्ति और सी व्यक्ति, ये 3 व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए क्या है, चुनाव लड़ा शुरू कर दिया। अब इसका जो मत साइन है उसको हमने मान लेता है, पहले जो नंबर के मत मूल्य है, नहीं देखिए, 1 नंबर के मत मूल्य, 2 नंबर के मत मूल्य और 3 नंबर के मूल्य, तो 3 सदस्य ना, तो 3 मत मूल्य हमने बना दिया। अब ये क्या होगा कि मान लेते एक्स कोई क्या है, एमपी है, तो इन्होंने क्या है, ये जो एक्स जो एमपी है ना, इन तीनों को वोट देना पड़ेगा। देखिए नॉर्मली में हम लोग विधानसभा और जो लोकसभा में वोट देते हैं हम लोग ये है, तो आप लोग देखिए एक वोट देके चले आते हैं, कितने में कैंडिडेट खड़े हो उससे कोई मतलब नहीं, एक लोगों को बटन दबा के चले आते। लेकिन यहाँ पे एक लोगों को बटन नहीं दबाया जाएगा, इनमें तीनों को बटन दबाया जाएगा। तो मान लेते कोई एक्स है, तो उन्होंने पहले इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर दिया, अपने मनपसंद की तरफ से। फिर वाई है, वाई एक एमपी और है, इन्होंने क्या है, इसको 1 नंबर दिया, इनको 3 नंबर दिया, इनको 2 नंबर दिया। जेड आया, इनको 3 नंबर दिया, इनको 1 नंबर दिया, इनको 2 नंबर दिया। अब देखिए अगर इसमें देखिए इसको क्या था, इसमें पहले 1 नंबर के मत मूल्य को गणना होगी, पहले किसकी गणना होगी, 1 नंबर के मत मूल्य की गणना होगी। तो 1 नंबर के मत मूल्य में अगर 51% इनको मिल जाएगा तो वो जीत जाएगा। देखिए 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर कितना, 3 लोग हैं यहाँ पे, तो 3 लोग में है, एक को 2 मिला और एक को 1 मिला है, तो क्या होगा, ये 66% हो जाएगा। तो क्या होगा, राष्ट्रपति ये चुना जाएगा, राष्ट्रपति कौन चुना जाएगा, ये चुना जाएगा। अगर मान लेते ऐसा नहीं होता, मान लेते कि यहाँ पे इनको क्या मिला, इनको यहाँ पे 2 नंबर मिला और इनको यहाँ पे 1 नंबर मिल गया,
अब ये तीनों व्यक्ति को एक एक नंबर मिला है, तो किसी को 50% तो मिला नहीं। तब क्या होगा, तब क्या होगा, सबसे पहले एक नंबर के मत मूल्य को गिना जाएगा। गिनने के बाद अगर किसी को 51% नहीं आता, तब दो नंबर के मत मूल्यों को गिना जाएगा। अब देखिए ये दो नंबर के मत मूल्य, इनको गिना जाएगा। इनको गिनने पर अगर 51% किसी को आ गया तो ठीक है, नहीं तो क्या हुआ, जो जिसको सबसे कम मत मूल्य मिला है, उनको क्या था, बाकी दो कैंडिडेटों के मत मूल्य में उसको ऐड कर दिया जाएगा। इससे जब तक क्या होगा 51% नहीं होगा, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, अलग, इसको अनुपातिक प्रणाली कहा जाता है। क्या कहते हैं, अनुपातिक प्रणाली इसको कहा जाता है। ठीक है, धन्यवाद। तो राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उस पद्धति को क्या कहा जाता है, आनुपातिक मत पद्धति कहा जाता है। तो हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, हमारे यहाँ पे जो राज्य या केंद्र शासित में जितने एमएलए होते हैं, एमएलए में देखिएगा, इसमें एमएलए को ध्यान देकर विधानसभा एक होते हैं और एक विधान परिषद होता है। देखिए विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उसको एमएलए कहा जाता है। और जो विधान परिषद होता है, जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, उस पर एमएलसी कहते हैं। एमएलसी के लोग भाग नहीं ले सकते, एमएलए भाग लेते हैं लेकिन एमएलसी नहीं। उत्तराखंड में एमएलए है लेकिन उत्तराखंड में एमएलसी नहीं है। यूपी में एमएलसी है, एमएलसी भी है और एमएलए भी होते हैं, जो जिसको टू हाउस सिस्टम कहा जाता है। उत्तराखंड में क्या वन हाउस सिस्टम है, एक सदनीय है, और उत्तर प्रदेश में क्या द्विसदनीय है। तो आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रपति का चुनाव होते कैसे। राष्ट्रपति का चुनाव और सामान्य जो चुनाव होता है उसमें अंतर होते हैं। ठीक है, उसमें अंतर होते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति का कुछ और कार्य देख लेते हैं। अब राष्ट्रपति का चुनाव आपको पता है कि आर्टिकल 54 में इनका राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो किसमें होता है, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो होता है आपके 55 में होता है। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो है 56 में। तो कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होते हैं, 5 ईयर के लिए। कार्यकाल कितने साल के लिए होते हैं, 5 ईयर। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने होते हैं, 5 ईयर। देखिए 5 ईयर से पहले भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे तो मृत्यु या स्वेच्छा से अगर त्याग पत्र रिजाइन दे दिया तो स्वेच्छा से हट जाते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करते हैं, यानी वायलेशन करते हैं, तो हमारे संसद द्वारा महाअभियोग लाया जाता है, जिसको इम्पीचमेंट कहा जाता है। तो महाअभियोग के माध्यम से क्या होता है, राष्ट्रपति को अपने पद से कार्यकाल से पहले हटाया जाता है। देखिए अभी तक हमारे किसी भी राष्ट्रपति पर महाअभियोग नहीं लागू हुआ है। ठीक है, तो महाअभियोग वाले सेक्टर भी आपको बताऊंगा, तो समझिएगा राष्ट्रपति को 5 साल से पहले हटाया जा सकता है। इसके माध्यम से, इम्पीचमेंट के माध्यम से, या इसको महाअभियोग कहा। अगला है 57, क्या है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति क्या, तो जब तक जिंदा रहता है कोई व्यक्ति तब तक राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति का उम्र 35 साल से अधिक है, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र कितना होता है, 35 साल होता है, 35 साल होता है उनका न्यूनतम आयु होता है। 35 साल से अगर अधिक है तो वो कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देखिए, अमेरिका जो है ना, यूएसए, यूएसए में जो राष्ट्रपति होता है उनका जीवन में 2 बार बन सकते हैं। और इनका जो कार्यकाल कितने साल के लिए होता है, 4 वर्ष के लिए होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति कितने साल के लिए बनते हैं, 4। अभी देखिए इस साल अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव है, देखिएगा उनमें क्या 2 बार बन सकते हैं अपने जीवन में। और दूसरी बात क्या है, तो उनके कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर जिसे कहते हैं, 4 साल का। हमारे यहाँ पे कितना होता है, 5 साल के होता है। और हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर होना चाहिए। उससे ऊपर के जो भी व्यक्ति है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो नामांकन होता है उसमें 50 क्या होना चाहिए, समर्थक होना चाहिए, तभी क्या होता है वो राष्ट्रपति के नामांकन कर सकते। देखिए ऐसा अगर नहीं करते ना, तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पर्चा भर देते। तो इसलिए क्या होता है, इनको इसलिए इसको एक नियम बना दिया गया कि ऐसे होना। अभी आपको पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल के होते हैं। 5 साल से पहले उनको कभी भी हटाया जा सकता है, या उनको क्या होता है कि अपना रिजाइन भी देके हट सकते हैं, या उनकी मृत्यु से भी हटाया जा सकता है। ये सब क्या था, होते हैं। अब आपको पता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने होते हैं, 5 साल होते हैं। उनकी योग्यता कितनी होनी, 35 साल होनी चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, और राज्य के किसी भी
जो लाभ होता है उसके पद पर नहीं होता, लोकसभा के सदस्य चुनने की योग्यता उन्हें होनी चाहिए। कैसा होता है, देखिए चुनाव कैसे होना चाहिए, आनुपातिक पदोन्नति के माध्यम से इसका चुनाव होता है, ये सब आपको बता दिया। अब राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को आपको बताया था कि उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होते हैं। अगर किसी कारण से अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते, रिजाइन दे देते, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो क्या होता है, राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अगर ना हो तो हमारे देश के जो सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता कि 3 बार ऐसे हुआ था जब क्या होता है, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति पद पे नहीं थे और उनके जगह पे क्या हुआ, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इनके जो चुनाव को जो रद्द करने की जो घोषणा हो सकता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। और इनको हटाने का काम क्या होता है, महाअभियोग या इम्पीचमेंट जो होता है उसके माध्यम से हटाया जा सकता है। और इसका उल्लेख आर्टिकल किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 61 में इनका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 61 में क्या था, उनको अपने पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाने का होता है। इम्पीचमेंट कहाँ लाया जाता है, संसद में, संसद के किसी भी हाउस में इसको लाया जा सकता है, संसद के किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। अब देखिए राष्ट्रपति के कार्य, देखिए अभी आपको पता कि राष्ट्रपति हमारे देश के क्या है, प्रथम नागरिक है, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष है, हमारे गवर्नमेंट के अध्यक्ष नहीं है बल्कि हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष है। तो इनके कार्य तो बहुत सारे होंगे, इनके कार्य क्या है, बहुत ज्यादा कार्य है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति है ना, वो जो कार्य करते हैं वो मंत्रिमंडल के सलाह को अनुसार कार्य करते हैं। राष्ट्रपति डायरेक्ट शासन नहीं करते, जैसे आप लोगों ने देखा था अमेरिका में जो शासन व्यवस्था है ना, वहाँ पे राष्ट्रपति क्या होता है, डायरेक्ट कानून व्यवस्था को देखते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब भी राष्ट्रपति कोई कार्य करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट से एडवाइस लेके काम करेंगे, यानी कैबिनेट भी सब कुछ करते हैं, राष्ट्रपति क्या होते हैं केवल उसके जो हस्ताक्षर करने का होता है वही होता है। इसलिए हमारे देश में राष्ट्रपति को क्या कहा गया, रबर स्टैंप कहा गया है। केवल क्या होता है, हस्ताक्षर के समय ही क्या होता है उनका कार्य होता है, बाकी क्या होता है उनका कोई कार्य नहीं होता। अब देखिए इसका कार्य देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं उनके बहुत सारे कार्य, एक तो क्या होता है लेजिस्लेटिव कार्य होता है, एक तो क्या होता है एग्जीक्यूटिव कार्य होता है, एक क्या होता है उनका जुडिशियली वर्क होता है, एक उनका आर्मी वाला वर्क होता है जो सेना के वर्क होता है, और एक क्या होता है उनके जो सेल्फ डिसीजन होता है, जिसको स्व विवेक कहते हैं, उसके आधार पर भी उनके कार्य को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उनके क्या होता है एग्जीक्यूटिव कार्य, एग्जीक्यूटिव में कार्यकारी जो कार्य होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि वो क्या है, सरकार के रूप में कैसे कार्य करते हैं, इसके रूप में सरकार के रूप। आप लोग दो चीज ध्यान रखिएगा, एक तो है कि कौन कौन से ऐसे पद होते हैं जिनके नियुक्ति में राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं, और एक तो नियुक्ति करते हैं, दूसरे उनको शपथ दिलाते, ओथ दिलाते, इनको याद रखिए। पहले तो नियुक्ति किनको करते हैं और दूसरा है कि इनको ओथ कौन दिलाते, ओथ में शपथ कौन दिलाते। ठीक है, हमारे देश में जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अभी अटॉर्नी जनरल आएगा तो उसको बताऊंगा, उसको महान्यायवादी कहा जाता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ सीएजी होता है, भारत के महालेखा परीक्षक जो होते हैं, उसकी नियुक्ति करते हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको नियुक्ति करते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, संघ लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, इसको यूपीएससी कहा जाता है। उसके बाद हर राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। उनके बाद वित्त आयोग जो होते हैं, जो फाइनेंस कमीशन होते हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद जितने भी प्रशासनिक डिमांड होते हैं वो सब होते हैं, और इनको जिनको नियुक्ति करते हैं उनको शपथ भी दिलाते हैं। एक बात नहीं, जो इनको नियुक्ति करते हैं इनको क्या करते हैं, शपथ भी दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे सीएजी का नियुक्ति किया है न्यायाधीशों का, उनको ओथ कौन दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, जो राज्यपाल होते हैं ना, राज्यपाल को ओथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते, बल्कि राज्यपाल जिस राज्य में जाएंगे उस राज्य के जो हाईकोर्ट होते हैं, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उनको क्या कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड में मान लेते कोई राज्यपाल है, तो नियुक्ति तो कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उनको ओथ कौन दिलाएंगे, जो नैनीताल हाईकोर्ट होंगे, नैनीताल हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वही उनको क्या समझेंगे, उसको ध्यान रखिए। तो बहुत सारे पदों का क्या होता है, ये नियुक्ति और ओथ दिलाते हैं।
अब उनका विधायी कार्य जिसको लेजिस्लेटिव कार्य कहते हैं, देखिए लेजिस्लेटिव का काम होता है कि जो कानून बना सके, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो संसद और जो विधानसभा होते हैं ना, जो स्टेट में, इनका काम होता है जो न्यू टाइप के या जो लॉ होते हैं, कानून होते हैं, उसको मेक लॉ मेकर होते हैं, ये लोग कानून को बनाते हैं। अब राष्ट्रपति कैसे लॉ को बनाएंगे? तो देखिए पहला क्या होता है, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, जो हमारे लोकसभा होते हैं, जो हमारे लोकसभा होते हैं उनको, जो संसद में जो लोकसभा होते हैं उनको बुलाता है, संसद को बुलाते हैं या लोकसभा को भंग करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, जो अभी 18वीं जो लोकसभा बने थे, उनमें क्या होता है कि पहले भाषण जो दिया गया था वो राष्ट्रपति का भाषण होता है, उसको राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। हर बार जो क्या होता है, जब नई लोकसभा बनती है तो राष्ट्रपति क्या होता है, अपना अभिभाषण होता है। और हर साल का जो पहला सेशन होता है, जैसे मान लो जनवरी में क्या होगा, जनवरी आने वाला है, तो उसका पहला जो सेशन होगा तो उनको एड्रेसिंग कौन करेंगे, राष्ट्रपति। दूसरी बात है, जो लोकसभा और राज्यसभा का जो ज्वाइंट मीटिंग होता है या ज्वाइंट सेशन होता है, उसको बुलाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति। अभी आप लोगों ने देखा होगा, जो महिलाओं को 33% आरक्षण का जो बिल लाया गया था, तो उसमें क्या ज्वाइंट सेशन बुलाया, जो आर्टिकल 108 के अंतर्गत बुलाया गया। ज्वाइंट सेशन किस आर्टिकल में बुलाया था, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ज्वाइंट सेशन क्या होता है, जो संयुक्त बैठक होता है, ये आर्टिकल कितना होता है, आर्टिकल 108 में बुलाया जाता है। उसको बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट। जो अभी महिला को आरक्षण पर बनाया गया था, वो बुलाया गया। दूसरी बात है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ये सब क्या था, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। या राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को जो नियुक्ति की जाती है, वो भी क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ध्यान दीजिए। तीसरी बात क्या होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, जिसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। अब ये अध्यादेश क्या होता है, देखिए अध्यादेश जिसको जारी करते हैं, क्या जारी करता है, अध्यादेश जारी। अब ये अध्यादेश क्या होता है, पहले इसको समझिए, ये बहुत जरूरी है समझना। इसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। देखिए ऑर्डिनेंस क्या होता है समझिए, देखिए मान लेते हैं किसी कारण से हमारा जो लोकसभा या राज्यसभा या हमारा जो संसद है, पार्लियामेंट है, उनका सेशन नहीं चल रहा हो। क्या नहीं चल रहा हो, सेशन नहीं चल रहा, सत्र नहीं चल रहा, लेकिन सरकार को लगे या राष्ट्रपति को लगे कि एक नया कानून की आवश्यकता है जो देश के लिए जरूरत है, तब राष्ट्रपति क्या होता है, अपना जो अधिकार होता है उस अधिकार के माध्यम से अध्यादेश जारी कर देना, ऑर्डिनेंस जारी करना। ऑर्डिनेंस जो होता है वो संसद द्वारा पारित किए हुए कानून के बराबर होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये जो अध्यादेश होता है ये क्या होता है, जो नेक्स्ट सेशन जब शुरू होगा लोकसभा या राज्यसभा का, संसद का, उसके 6 सप्ताह तक रहेगा। 6 सप्ताह के बाद वो क्या होगा, यूजलेस हो जाएगा। तो अध्यादेश क्या होगा, जो नेक्स्ट सेशन होगा, यानी जब भी अगला सेशन होगा, सत्र होगा, उसके 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, अध्यादेश जारी होगा। और अध्यादेश हमारे देश में दो व्यक्ति जारी कर सकता है, एक तो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। समझिएगा, केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जो केंद्र के विषय के सब्जेक्ट होते हैं उसमें कर सकते हैं। और राज्य में राज्यपाल करते हैं, गवर्नर करते हैं, जो क्या होता है, राज्य सूची के विषय के जो कानून होते हैं उसी पर जारी कर सकते हैं, उसको नहीं होते। तो ऑर्डिनेंस एक प्रकार के क्या होता है, कानून होता है। जब हमारा संसद या विधानसभा नहीं चल रहा होगा, तब केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में गवर्नर द्वारा कानून जो लाया जाता है उसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। और ऑर्डिनेंस क्या होता है, अगले सेशन के 6 सप्ताह के अंदर, 6 वीक अब तक, ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिलीट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसको भी ध्यान रखिए। अब राष्ट्रपति के क्या वित्तीय अधिकार देख लेते हैं, यानी फाइनेंशियल पावर क्या होता है राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति होंगे तो उनके पास कुछ फाइनेंशियल पावर होंगे। तो ये पहली बात होता है ना कि हमारे यहाँ पे जो जितने भी पैसा वगैरह आता है, वो क्या होता है, एक संचित निधि होता है, उसमें जमा होता है। तो संचित निधि से कोई भी पैसा निकलना होता है तो राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही निकलना है।
या जो हमारे यहाँ पे जो मनी बिल होता है जिसको धन विधेयक कहते हैं, वो राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही क्या होता है लाया जा सकता है। या हमारे यहाँ पे जो अनुदान मांग की जाती है जिसको बोर्ड बोर्ड ऑफ अकाउंट कहा जाता है, वो भी राष्ट्रपति के। तो ये सारे जो होते हैं ये राष्ट्रपति के क्या होता है। उसके बाद जो वित्त आयोग की जो गठन होता है वो भी राष्ट्रपति के तरफ से, उसको भी ध्यान रखें। अगला होता है न्यायिक। देखिए राष्ट्रपति के पास न्यायिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है, जो ऐसा इंपॉर्टेंट उनके पास जजमेंट होता है जो बाकी कोई नहीं कर सकता। एक होता है जो मृत्यु दंड की साजा को माफ करना, यानी जो डेथ सेंटेंस होता है उसको क्या होता है माफ करना। और दूसरा होता है जो आर्मी डिपार्टमेंट के जो काम होते हैं जिसको कोर्ट मार्शल कहते हैं, जो सेना के जो लोगों को देशद्रोही वाला काम करता है उस पर कोर्ट मार्शल होता है, तो कोर्ट मार्शल को भी क्या होता है क्षमा करता है। केवल भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार और किसी के पास ये अधिकार नहीं है। ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति के जो आर्टिकल 72 यानी 72 में इसका उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति क्या होता है, जो किसी व्यक्ति को अगर कोई न्यायालय ने मृत्यु दंड दिया है तो उसको माफ कर सकता है। दूसरी बात है जो सैन्य न्यायालय से जो डिसीजन आता है तो उसको भी कम कर या माफ कर सकता है। तीसरी बात कहता है राष्ट्रपति कभी भी आर्टिकल 123 के अंतर्गत, समझिएगा आर्टिकल 123 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। इससे एडवाइस ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। और उस एडवाइस को मानना या ना मानना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, उनके डिसीजन सेल्फ डिपेंड डिसीजन पर निर्भर करता है। उसको माने चाहे ना माने ये राष्ट्रपति के क्या होते हैं अपना डिसीजन होता है। तो ये सारे ध्यान देगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मृत्यु दंड को क्षमा करता है और कोर्ट मार्शल होता है उसको क्षमा कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान देगा। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये सारी चीजों को ये न्यायिक होता है। ये न्यायिक अधिकार हमारे राष्ट्रपति को क्या है हमारे संविधान में दी है। किसने दी है, हमारे संविधान द्वारा इसको दी है। अब ये राष्ट्रपति के क्या होता है, कुछ सैन्य अधिकार होता है। देखिए जो हमारे राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेना के कमांडर होते हैं। तो तीनों सेना के क्या होता है कमांडर होते हैं। ठीक है, सबसे हमारे अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश का सर्वोच्च सेनापति कौन है, चीफ ऑफ कमांडर कौन है, तो हमारे देश का चीफ ऑफ कमांडर कौन है, राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट है। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति के बाद कौन आता है, देखिए राष्ट्रपति के बाद आता है रक्षा मंत्री। अगर क्रम कभी पूछ लिया जाए, रक्षा मंत्री। और रक्षा मंत्री के बाद कौन आता है, अभी आप लोगों ने एक नया पोस्ट सुने होगा, सीडीएस। सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ जिसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड से दोनों बने हैं, इसके लिए ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आता है अलग अलग सेना के जो सेनाध्यक्ष। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बने हैं। देखिए सबसे पहले बिपिन रावत बने थे सीडीएस, चीफ डिफेंस स्टाफ जिसे कहते हैं, बिपिन रावत जिनका डेथ हो गया है। उसके बाद अभी उत्तराखंड से दूसरा व्यक्ति बना है अनिल चौहान। कौन बना है, अनिल चौहान। ये भारत के वर्तमान में क्या है, सीडीएस। तो रक्षा मंत्री के बाद जो सर्वोच्च सेना के अधिकारी होते हैं उसको सीडीएस कहते हैं। तीनों सेना को जो समन्वय यानी कोऑर्डिनेट करता है उनको सीडीएस कहते हैं। चीफ डिफेंस स्टाफ इन्हें कहा जाता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेना के सेनापति या चीफ कमांडर होते हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री। तो जितने भी सेना संबंधित जो डिसीजन होता है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही क्या होता है, ली जाती है। अगला देखिएगा जो क्वेश्चन है आपातकालीन इमरजेंसी। देखिए हमारे संविधान में 3 प्रकार के इमरजेंसी है। कितने प्रकार के इमरजेंसी है, 3 प्रकार। एक तो है राष्ट्रपति या राष्ट्रीय आपातकाल जिसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है, जो आर्टिकल 352 में है। ठीक है, हमारे देश में 3 बार ये लागू की गई थी। एक किया गया था 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ। दूसरा हुआ था 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। और
1975, जब इंदिरा गांधी ने आंतरिक लगाया था, इंदिरा गांधी ने लगाया था, तो उसको आंतरिक आपातकाल कहा जाता है इंदिरा गांधी के समय। तो भारत में कब कितने बार आपातकाल लागू किया गया है, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, ये 3 बार लगाया गया। क्या है? 71 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय, 62 में चीन ने जब आक्रमण किया तो उसके समय पे, और 75 में क्या है, इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक है, आपातकाल को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की सलाह जरूरी होता है, और जब युद्ध, सशस्त्र विद्रोह ये सब अगर होता है तभी क्या होता है, आपातकाल में नेशनल इमरजेंसी लगा देते हैं, जो नेशनल इमरजेंसी इसको स्टेब्लिश किया। दूसरा राष्ट्रपति शासन, जिसको प्रेसिडेंशियल रूल कहा जाता है। ये क्या होता है, अगर किसी भी राज्य में अगर कानून व्यवस्था सही नहीं चल रहा था, तो जो राज्यपाल होता है वो केंद्र से डिमांड करता है कि उस राज्य में क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लागू की जाए। देखिए उत्तराखंड में एक बार लगा था, कब लगा था, 26 मार्च 2016 को रावत सरकार को गिरा के लगाया गया, जो हरीश रावत सरकार है उनको गिरा के लगाया गया था। ये क्वेश्चन यूपी उत्तराखंड में हर एग्जाम में पूछा गया है, इसको उत्तराखंड में एक बार क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा है, जो किसके समय पे, हरीश रावत जी के सरकार के समय पे। ठीक है, आप लोग जानते हैं उस समय क्या होता है, बहुत सारे कांग्रेस के जो विधायक थे वो टूट कर बीजेपी में चले गए थे, तो उसमें था। और भारत में तो क्या है, 150 से अधिक बार लागू किया गया था अलग अलग राज्यों में, सबसे ज्यादा क्या है, यूपी में लगाया गया। उसके बाद आता है वित्तीय आपातकाल, जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, वो आर्टिकल 360 में है। देखिए भारत में अभी तक क्या है, वित्तीय आपातकाल एक भी बार लगाए नहीं गए। वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार अभी तक लगाया नहीं गया है, लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लगाया गया है, और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन एक बार लगाया गया, तो उत्तराखंड को याद रखिएगा कब लगाया था, 26 मार्च 2016 को हरीश सिंह रावत की सरकार को गिरा के लगाया गया। ठीक है, हरीश सिंह सरकार को गिरा के। जहाँ पे समझ में नहीं आ पा रहा हो या कोई दिक्कत हो, आप लोग तुरंत उसको पूछिए। ठीक है, देखिए आपको अध्यादेश के बारे में बता दिया था, ये सारी चीज आपको बता दिया था। ठीक है, तो अध्यादेश क्यों रहता है, अध्यादेश एक प्रकार का कानून होता है बोल रहा है। अब राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है, वीटो पावर इसे कहते हैं। देखिए हमारे राष्ट्रपति के पास क्या होता है, जो वीटो पावर होता है उसमें देखिए 2-3 तरह के होते हैं। देखिए क्या होता है, राष्ट्रपति देखिए जब हमारे संसद द्वारा कोई भी बिल या विधेयक पारित करके भेज देता है, तो राष्ट्रपति का साइन जब तक उस पर नहीं होता ना, तब तक वो कानून नहीं होता। देखिए क्या है, ये मान लेते कोई बिल लाया गया है, उसको आप हिंदी में विधेयक कहते हैं। इसको सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा, संसद में या पार्लियामेंट में लाया जाएगा। पार्लियामेंट में 2 हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, उसमें जब ये पारित हो जाएगा तो ये हमारे किसके पास पहुंचेंगे, राष्ट्रपति जी के पास पहुंचेंगे। अब राष्ट्रपति अगर इसमें हस्ताक्षर कर देते हैं, तो ये क्या होगा, ये बिल क्या बन जाएगा, ये बिल बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, इसको अधिनियम। और अधिनियम क्या है, इसमें बहुत सारे लॉज होते हैं, कानून होते हैं, समझिए। तो क्या होगा, बिल कब लॉ बनेगा, एक्ट कब बनेगा, जब इसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर। अब राष्ट्रपति के पास अगर कोई बिल आता है तो वो क्या कर सकता है, या तो उसमें हस्ताक्षर कर दे, एक कंडीशन तो ये। दूसरा कंडीशन है कि वो हस्ताक्षर ना करे। ठीक है, दूसरा कंडीशन है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर क्या है, ना करे, नहीं करे। और तीसरा कंडीशन ये है कि वो क्या होता है, उस बिल को वापस करे, फिर से बोला कि इस बिल से हम संतुष्ट नहीं है, इस बिल को फिर से रिव्यू कीजिए। तो लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, उस बिल को फिर से क्या करता है, रिव्यू करता है। अगर मान लेते हैं कि राष्ट्रपति उस बिल पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो बिल क्या होता है, अब उसको वीटो लग जाता है, तो उसको क्या होता है, वीटो करते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, नहीं करेंगे, या अनंत काल के लिए वैसे छोड़ सकते हैं। तो ऐसा शक्ति जिसमें क्या होता है, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर या बिल पर हस्ताक्षर ना करके अनंत काल के लिए सुरक्षित रख देते हैं, ऐसे शक्ति को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के वीटो शक्ति को क्या कहता है, वीटो शक्ति। और इसका उल्लेख कहाँ पे है, आर्टिकल 111 में इसका उल्लेख है। देखिए कोई भी बिल आता तो राष्ट्रपति तीन तीन कार्य कर सकते हैं, या तो उसको हस्ताक्षर कर दे, या तो हस्ताक्षर नहीं करे, या तो उसको वापस करे। अगर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो इसी को क्या कहते हैं, वीटो पावर।
और ये क्या होता है, बहुत सारा होता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बार हुआ है जब राष्ट्रपति ने जो विधेयक है उसमें सुनिश्चित करने से मना कर दिया, या बोले कि हम पढ़ेंगे नहीं, बाद में देखेंगे। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी जब थे राष्ट्रपति, तो उन्होंने हिंदू कोड बिल पर ऐसे किया। तो बाद में हिंदू कोड बिल को क्या है अलग अलग नामों से फिर से क्या था इसको पारित करवाना पड़ा। जैसे दहेज उन्मूलन अलग हो गया, उत्तराधिकारी अलग हो गया, तो ये अलग अलग करके फिर बाद में पारित किया गया। फिर डाकघर अधिनियम हुआ, जिसमें डाकघर उसमें अभी तक क्या है कुछ संशोधन किया नहीं, मतलब उसमें साइन हुआ नहीं, वो बिल वैसे का वैसे होता है। तो ऐसे जो बिल होते हैं ना, इसको डेड बिल भी कहते हैं, मृत विधेयक भी इसको कहा जाता है। जो राष्ट्रपति अगर उस पर कोई डिसीजन नहीं लेती है या लेते हैं तो ऐसे कंडीशन बनते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के वीटो पावर क्या होता है, जब उस बिल पर राष्ट्रपति कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो उसी को वीटो पावर राष्ट्रपति का कहा जाता है। एक बात और समझिए, राष्ट्रपति को स्वाविवेक अधिकार होता है। स्वाभाविक अधिकार क्या होता है समझ, देखिए इस बार क्या होता है, किसी भी एक सिंगल पार्टी को क्या होता है बहुमत नहीं मिला। तो अगर मान लेते, समझ लीजिए अगर मान लेते हैं कि केंद्र में जो राष्ट्रपति है वो तो बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा चुने गए थे, अगर मान लेते वहां पे कांग्रेस गवर्नमेंट की राष्ट्रपति होती, तो क्या होता, हो सकता है कि राष्ट्र कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको बोलते कि आप पहले आकर सरकार बना लीजिए। इसका विवाद आप लोग सुने होंगे, महाराष्ट्र में हुआ था उसका, अगर याद होगा आप लोगों को। महाराष्ट्र में जब उत्तराखंड के एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, भगत सिंह कोश्यारी जी का नाम सुना होगा। ये क्या था, उस समय महाराष्ट्र के क्या थे, गवर्नर थे। और उसमें बीजेपी वहां पे सबसे बड़ी पार्टी हुई थी, लेकिन उसको बहुमत नहीं मिली थी। और जानते हैं भगत सिंह कोश्यारी क्या बीजेपी के नेता रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके। तो उन्होंने क्या है, बीजेपी के जो पार्टी है उनको क्या शपथ दिला दे, रातों रात रात में ही क्या था मुख्यमंत्री का शपथ दिला दे। अगर बाई चांस क्या उनका बहुमत नहीं था फिर भी शपथ दिला दिया, तो क्या होगा, जिनको बहुमत है उनको शपथ दिलाना था। लेकिन क्या होता है, ऐसे स्वविवेक कर सकते हैं, उसको भी क्या है राज्यपाल या राष्ट्रपति का स्वविवेक कहा जाता है कि वो अपने हिसाब से ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके राष्ट्रपति के संबंधित चैप्टर। आप बताइए, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं, व्हाट्सएप में भी डाल के पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी या पर्सनल फोन करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको मन करे, जो भी क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है, तो देखिए मेन टारगेट है सिलेक्शन में। तो आप जो भी बोले, मेरा मेन टारगेट क्या था, आप लोगों का क्या है सिलेक्शन हो जाए, आप लोगों को बढ़िया से जॉब मिल जाए, उसके बाद जो भी करना है। और इस समय वही टॉपिक पढ़िएगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, फालतू चीज मत करिए। आपको सिलेक्शन लेना है, इसमें विद्वान नहीं बनना है। तो सिलेक्टिव अप्रोच इसको रखिएगा, और जितने भी टॉपिक है उनको पढ़िए, बार बार उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, कम पढ़िए लेकिन रिवीजन करना कीजिए, नहीं तो क्या होगा भूल जाएंगे, पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो पूछिएगा, नहीं तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।